दिल्ली धमाके की गूंज से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हुआ एक्टिवेट। भारतीय सेना ने खाई दुश्मनों को मिटाने की कसम। दोस्त इजराइल की भारत को खुला सैन्य सपोर्ट आया सामने। ऑपरेशन सिंदूर के लिए भेजे 3 ब्रह्मास्त्र। चीन पाकिस्तान का जीपीएस जाम रडार होगा फेल। इजराइल से भारत को मिली अमोघ शक्ति राफेल बनेगा और भी घातक। कोई सोच भी नहीं सकता था ऑपरेशन सिंदूर 2 में भी इजराइल इन हथियारों के साथ खड़ा हो जाएगा भारत के साथ। दिल्ली की सड़कों पर हुई कायराना हरकत के बाद पूरा देश एक बार फिर गुस्से में है। लाल किले के पास हुए धमाके के बाद जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं और इसके तार सीधे सरहद पार बैठे दुश्मनों से जुड़ते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान की धरती से दुनिया के सामने अंग्रेजी में जो कड़ा संदेश दिया है, ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। उसने ऑपरेशन सिंदूर की यादें ताजा कर दी हैं। एक बार फिर वही तेवर, वही अंग्रेजी में दी गई चेतावनी। मतलब साफ है कि भारत चुप नहीं बैठेगा। लेकिन इस बार भारत अकेला नहीं है। जैसे ही यह खबर फैली, दुनिया के सबसे ताकतवर दोस्तों में से एक इजराइल खुलकर भारत के साथ आ खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री नितिन या ने हिंदी में ऐलान कर दुनिया को बता दिया कि वह ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत के साथ खड़ा है। इस धमाके और भारत के सख्त रुख के बीच एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल की गुप्त इजराइल यात्रा ने जो हासिल किया है, उसने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप अस्विस तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हां दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह किस कोने से बैठकर के ये वीडियो देख रहे हैं, इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं, तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, अब देरी न करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। इजराइल की भारत को अचानक 3 महाविध्वंसक मिसाइलें और एक ऐसी अमोघ तकनीक जो भारत को अजय बना देगी, अब भारत के हाथों में है। तो दोस्तों, सवाल है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर भारत साइलेंटली क्या तैयारी कर रही है? क्या भारत फिर से कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है? इजराइल ने इसी बीच अचानक भारत को वह कौन से 3 ब्रह्मास्त्र सौंपे हैं जिनका नाम सुनते ही दुश्मन कांप रहे हैं? क्या है इजराइल से भारत आ रही यह जीपीएस डिनाइड मिसाइल टेक्नोलॉजी जो रडार और जैमिंग को भी बेकार कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली में हुई इस हरकत का भारत अब किस अंदाज में जवाब देगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले देश हित में सपोर्ट के लिए एक लाइक, कमेंट में जय हिंद, जय भारत और इसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आखिर यह पूरा मामला है क्या और कैसे दिल्ली में हुआ एक धमाका दुनिया की 2 सबसे बड़ी सैन्य ताकतों के बीच एक नए महागठबंधन की नींव रख रहा है? चलिए इस पूरी बिसात को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस भरोसे की जो इस वक्त भारत और इजराइल के रिश्तों की रीढ़ बन चुका है। दिल्ली में धमाका होता है और हजारों किलोमीटर दूर इजराइल में बेचैनी बढ़ जाती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो खुद दशकों से ऐसी ही चुनौतियों का सामना करते आए हैं, एक पल की भी देरी नहीं करते। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आते हैं और सीधा स्पष्ट और वह भी हिंदी में लिखते हैं। उन्होंने लिखा, प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी और भारत के वीर नागरिकों के नाम सारा और मैं तथा समस्त इजराइल पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इस दुख की घड़ी में इजराइल आपके साथ मजबूती से खड़ा है। यह दोस्ती का वह सबूत है जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक हर उस राजधानी में सुनी गई जो भारत के खिलाफ साजिशों के ताने बाने बुनती है। यह सिर्फ एक खत नहीं था, यह खुला चेक था। भारत में इजराइल के राजदूत नोर गिलोन ने इसे और भी साफ कर दिया।
उन्होंने कहा कि उनके देश की तकनीकी और खुफिया एजेंसियां भारत के साथ हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। उन्होंने साफ कहा कि हम एकजुट हैं और हमलावरों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। इसका मतलब साफ है, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, काउंटर ऑपरेशंस, जिस भी चीज की भारत को जरूरत होगी, इजराइल वह मुहैया कराएगा। यह दोस्ती कूटनीतिक बयानों से लाए बहुत आगे निकल चुकी है। यह अब ऑपरेशनल दोस्ती बन चुकी है, जहां दोनों देश मिलकर अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का दम रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की जो भी रूपरेखा तैयार होगी, उसमें इजरायली अनुभव और तकनीक का साथ भारत को पहले से कहीं ज्यादा घातक और सटीक बना देगा। इजराइल की दोस्ती सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। वह जानता है कि असली दोस्ती का मतलब है अपने दोस्त को इतना ताकतवर बना देना कि कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। और इस बार इजराइल ने जो किया है, उसने भारत के रक्षा इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। दिल्ली धमाके के बाद जब भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर था, ठीक उसी वक्त एक भारतीय रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधिमंडल दुनिया की नजरों से दूर एक गुप्त मिशन पर इजराइल पहुंचा हुआ था। वहां जो समझौता हुआ, उसने भारत की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस नए मास्टर डील के तहत इजराइल भारत को 3 सबसे शक्तिशाली और घातक मिसाइलें सौंपने पर राजी हो गया है। और यह सिर्फ खरीद नहीं है, यह टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है। इन मिसाइलों का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही किया जाएगा। जरा इन ब्रह्मास्त्रों के नाम सुनिए। पहली है इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज की एयर लोरा बैलिस्टिक मिसाइल। यह कोई मामूली मिसाइल नहीं है, यह हवा से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब भारत का फाइटर जेट आसमान में कहीं भी हो, वो वहीं से एक बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकता है जो पलक झपकते ही दुश्मन के बंकरों, ठिकानों और कमांड सेंटरों को मलबे में बदल देगी। दूसरी है राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स की आइस ब्रेकर क्रूज मिसाइल। यह नाम ही काफी है। इसकी मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर है और यह जमीन और समुद्र दोनों लक्ष्यों पर काम करती है। मतलब दुश्मन का कोई बड़ा वॉरशिप हो या जमीन पर छिपा उसका कोई अड्डा, आइस ब्रेकर उसे ढूंढकर तबाह कर देगी। यह सौदा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि 2020 से 2024 के बीच इजराइल ने जितने भी हथियार दुनिया को बेचे, उसका 34% यानी सबसे बड़ा हिस्सा अकेले भारत ने खरीदा है। यह आंकड़े बताते हैं कि भारत अब सिर्फ एक खरीदार नहीं, बल्कि इजराइल का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार बन चुका है। लेकिन रुकिए, कहानी के सबसे बड़ा और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा तो अब शुरू होता है। लोरा और आइस ब्रेकर तो बस शुरुआत थी। इजराइल ने भारत को वो टेक्नोलॉजी देने का फैसला किया है जो आज की जंग का पासा पलट सकती है। यह वो डर है जो हर देश को सताता है कि अगर जंग छिड़ गई और दुश्मन ने हमारा जीपीएस सिस्टम जैम कर दिया तो क्या होगा। हमारे सारे स्मार्ट बम और मिसाइलें डंप यानी बेवकूफ बन जाएंगे, उन्हें रास्ता ही नहीं दिखेगा। चीन और पाकिस्तान दोनों ही अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं पर बहुत इतराते हैं, लेकिन अब उनका यह गुरूर टूटने वाला है। भारत और इजराइल के बीच एक नया एमओयू साइन हुआ है जो अगली पीढ़ी की मिसाइल तकनीक पर केंद्रित है। इजरायली कंपनियां भारत को एक ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल का डिजाइन ऑफर कर रही हैं जो जीपीएस सिस्टम बंद होने की स्थिति में भी, यानी जीपीएस डिनाइड माहौल में भी, अपने निशाने को इंच भर भी चूकने नहीं देगी। यह मिसाइलें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स तकनीक से लैस होंगी। सरल भाषा में समझिए, दुश्मन चाहे कितना भी जैमिंग कर ले, कितना भी रडार से भटकाने की कोशिश कर ले, यह मिसाइल दुश्मन के सिग्नल को ही चकमा देकर अपना रास्ता खुद बनाएगी और लक्ष्य को भेद कर ही दम लेगी। यह वो अमोघ अस्त्र है जिसे रोकने का कोई तरीका दुश्मन के पास नहीं होगा। और यह ताकत किसके हाथ लगने वाली है? भारतीय वायुसेना के सबसे घातक शिकारी राफेल और भारतीय नौसेना के बाहुबली मिग-20 के लड़ाकू विमानों के हाथ। मतलब भारत के यह फाइटर जेट्स अब आसमान के वो अदृश्य शिकारी बन जाएंगे जिनका वार कभी खाली नहीं जाएगा। यह कोई पहली बार नहीं है जब भारत और इजराइल ने मिलकर ऐसा कुछ किया हो।
दोनों देशों ने मिलकर पहले ही MRSAM या ब्रैक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बनाया है, जो आज भारत के आसमान की सुरक्षा का एक फौलादी कवच है। 2009 में शुरू हुए उस 2 अरब 50 करोड़ के प्रोजेक्ट ने जो सफलता हासिल की, उसी ने इस नए और भी बड़े और भी आक्रामक प्रोजेक्ट की नींव रखी है। वह मिसाइलें डिफेंसिव थी, यानी बचाव के लिए थी, लेकिन यह नई मिसाइलें 2009 में शुरू हुए उस $2.5 बिलियन के प्रोजेक्ट ने जो सफलता हासिल की, उसी ने इस नए और भी बड़े और भी आक्रामक प्रोजेक्ट की नींव रखी है। वो मिसाइलें डिफेंसिव थी, यानी बचाव के लिए थी, लेकिन यह नई मिसाइलें 2009 में शुरू हुए उस $2.5 बिलियन के प्रोजेक्ट ने जो सफल ऑफेंसिव हैं, यानी सीधा हमला करने के लिए। राफेल, एडवांस डिफेंस सिस्टम्स और एल्बिट सिस्टम्स जैसी कंपनियां इस नए प्रोजेक्ट में पार्टनर हैं। इन मिसाइलों की रेंज 500 से 1000 किलोमीटर है तक हो सकती है और इनकी रफ्तार मैक 2 यानी आवाज की गति से 2 गुना तेज होगी। यह एंटी शिप और लैंड अटैक दोनों मिशनों के लिए बनाई जाएंगी। भारत का अपना DRDO भी निर्भय और LRAL-CM जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, लेकिन इजराइल के साथ यह साझेदारी भारत को वह तकनीकें तुरंत देगी जिन्हें खुद बनाने में शायद कई साल लग जाते। और इस सौदे की सबसे बड़ी बात है मेक इन इंडिया पर जोर। समझौते के तहत 60% लोकलाइजेशन का वादा किया गया है, मतलब इन मिसाइलों का बड़ा हिस्सा भारत में ही बनेगा, भले ही इजराइल कुछ संवेदनशील तकनीक पर अपना नियंत्रण रखे। लेकिन यह साझेदारी भारतीय वायुसेना और नौसेना को इतना स्मार्ट और घातक बना देगी जिसकी कल्पना भी दुश्मनों ने नहीं की होगी। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार यह है कि दिल्ली में हुआ धमाका एक कायराना हरकत थी, लेकिन इसने 2025 के नए भारत को और भी मजबूत, और भी खतरनाक और भी फोकस्ड बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का अंग्रेजी में दिया गया बयान एक चेतावनी थी और इजराइल का खुला समर्थन उस चेतावनी को फौलाद में बदलने की गारंटी है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी अब सिर्फ भारत की अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि भारत और इजराइल की साझा शक्ति पर टिकी है। लोरा, आइस ब्रेकर और GPS डिनाइड मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं है, यह भारत का वह नया आत्मविश्वास है जो दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब देना जानता है। यह सौदा बताता है कि भारत अब चुपचाप सहने वालों में से नहीं है, वह स्तर से अब शिकारी बन चुका है। और जब भारत जैसा हाथी इजराइल जैसे चतुर और घातक दोस्त के साथ मिलकर चलता है, तो दुश्मनों के खेमे में खलबली मचना तय है। आपको क्या लगता है, क्या भारत और इजराइल की यह नई महादोस्ती हमारे दुश्मनों को उनकी हद में रखने के लिए काफी होगी? और क्या भारत को अब ऑपरेशन सिंधु 2.0 को अंजाम दे देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे भारत की खुफिया एजेंसियां और इजराइल की मौसाद मिलकर इस धमाके के दोषियों को ढूंढने के लिए एक सीक्रेट हंट पर निकल पड़ी हैं। दिल्ली धमाके के आदेश जिस लोकेशन से जारी हुए थे, औसिंग के, उसकी पुष्टि जैसे ही रॉ और मौसाद की संयुक्त टीम ने की, पूरे ऑपरेशन रूम में एक खामोशी छा गई। वो खामोशी जो किसी तूफान से पहले आती है। और सच कहें तो उसी क्षण यह साफ हो चुका था कि यह हमला सिर्फ एक साधारण आतंकवादी घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई परतों वाला ऐसा षड्यंत्र छिपा था जिसे समझना आसान नहीं था। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि धमाका कराने वाला नेटवर्क चीन के मिलिट्री साइबर हब से समन्वय कंट्रोल किया गया था। वह भी किसी साधारण हैकर ग्रुप से नहीं, बल्कि PLA की एक शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट 6419 से, जो कि कई बार अमेरिका, वियतनाम, ताइवान और जापान के मिलिट्री सर्वर हैक करने के लिए कुख्यात रह चुकी है। जैसे ही मौसाद ने यह कंफर्म किया, भारतीय NSA ने तुरंत प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचित किया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने शब्दों में कहा, यह भारत की संप्रभुता पर वैश्विक स्तर का साइबर स्ट्राइक है। यह अकेले किसी आतंकी संगठन का दिमाग नहीं हो सकता। इसमें साफ चीन का इंटेलिजेंस सपोर्ट दिख रहा है।
उसी रात भारत की तरफ से इजराइल को सबसे हाई प्रायोरिटी कोड भेजा गया, लेवल रेड लैम्डा, जिसका मतलब था कि भारत किसी भी तरह के संयुक्त प्रतिघात के लिए आधिकारिक रूप से इजराइल की ऑपरेशनल सहायता स्वीकार कर चुका है और यह कोड सिर्फ बहुत गंभीर परिस्थितियों में ही इस्तेमाल होता है। इजराइल में बैठे मोसाद चीफ ने वही कोड प्राप्त करते ही अपने सबसे गुप्त नेटवर्क केटर सिग्मा को सक्रिय कर दिया, जो एशिया ओसेनिया में चल रहे चीन और पाकिस्तान के गुप्त मिलिट्री प्रोग्राम्स पर लगातार नजर रखता है। दोस्तों, अब असली खेल खुलने लगा था। मोसाद ने जो जानकारी भारत को दी वह किसी भी देश के होश उड़ाने के लिए काफी थी। मोसाद की रिपोर्ट के अनुसार 3 महीने पहले चीन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर एक छिपे हुए बेस में अपनी स्टारलिंग जैसी बहुस्तरीय मिलिट्री इंटरनेट स्ट्रक्चर का एक डेमो परीक्षण किया था और उसी के दौरान उन्होंने पीओके के कई स्थानीय रेडियो टावरों, सैटेलाइट डिशों और माइक्रोवेव एंटीना को हाइब्रिड कंट्रोल में डालकर उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को हैंडल किया, जिसका साफ मतलब था कि चीन पाकिस्तान का उपयोग एक डिजिटल प्रॉक्सी के रूप में कर रहा है और पाकिस्तान इस बात से पूरी तरह वाकिफ है। फिर भी उसने जानबूझकर यह खेल चीन के हाथों खेलना स्वीकार किया है। इसी बीच भारत के पास एक और चौंकाने वाली जानकारी आई। धमाके में इस्तेमाल हुआ डेटोनेशन कोड पाकिस्तान के किसी लैपटॉप से नहीं, बल्कि चीन के जिनजियांग प्रांत में स्थित एक विशेष सर्वर से रूट होकर पीओके के स्लीपर सेल तक पहुंचा था। यानी भारत में धमाका करने का आदेश न सिर्फ चीन से भेजा गया, बल्कि पाकिस्तान ने उस कोड को सिर्फ एक पाइपलाइन की तरह आगे फॉरवर्ड किया। यह जानकारी मिलते ही भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रॉ और मोसाद की जॉइंट टीम ने जब इस साइबर ट्रेल की गहराई में जाकर जांच की तो उन्हें पता चला कि चीन और पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों में करीब 17 ऐसे डिजिटल नोड्स स्थापित किए हैं जिनका काम है भारत के सर्वेलांस नेटवर्क को ब्लाइंड स्पॉट में धकेलना और भारत की मिलिट्री मूवमेंट्स को भविष्यवाणी करने वाली एआई सिस्टम्स के जरिए ट्रैक करना। यह सिर्फ साइबर अटैक नहीं था, यह भारत को घुटनों पर लाने की बहुस्तरीय रणनीति थी। लेकिन चीन एक बात भूल गया था, भारत अब 1990 वाला भारत नहीं है और इजराइल अभी भी दुनिया की सबसे तेज खुफिया मशीनरी रखने वाला देश है। और जब दोनों एक साथ काम करें तो दुनिया का कोई भी देश छिप नहीं सकता। रॉ की टेक्निकल टीम ने मोसाद की साइबर यूनिट नेगेव बार 12 के साथ मिलकर उस चीनी सर्वर का पूरा डीएनए निकालने की कोशिश की। और दोस्तों, जैसे ही इसका डिजिटल फिंगरप्रिंट भारतीय सिस्टम में आया, एक ऐसी चीज सामने आई जिसने पूरे मिशन की दिशा ही बदल दी। उस सर्वर में सिर्फ भारत पर हमला करने का सिस्टम नहीं था, बल्कि उसमें ऑपरेशन ईस्टर्न एक्लिप्स नाम की एक शीर्ष गोपनीय चीनी डॉक्यूमेंट फाइल थी, जिसमें लिखा था कि अगर भारत के चुनावों या किसी बड़े राष्ट्रीय आयोजन के दौरान कोई भी आतंकी गतिविधि होती है तो चीन उसे भारत के अंदर अस्थिरता फैलाने के लिए इस्तेमाल करेगा और इसके बाद भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में साइबर डिसरप्शन भेजेगा ताकि भारत की सेना की मूवमेंट धीमी पड़ जाए। यह किसी साधारण प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, यह एक 360 डिग्री रणनीति थी जिसमें डिप्लोमेसी, साइबर, आतंकवाद और क्षेत्रीय झगड़ों सबका मिश्रण था। अब भारत को समझ आ चुका था कि पाकिस्तान सिर्फ मोहरा है और असली खेल बीजिंग खेल रहा है। इसलिए भारत ने तुरंत इजराइल के साथ मिलकर एक काउंटर ऑपरेशन का निर्णय लिया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन मुखवज्रा, जिसका मतलब था बिना आवाज किए दुश्मन को ऐसा वार देना कि वह कभी संभल ना पाए। इस ऑपरेशन का पहला लक्ष्य था चीन और पाकिस्तान के उस डिजिटल नेटवर्क को अंदर से तहस नहस कर देना जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। जैसे ही ऑपरेशन को हरी झंडी मिली, मोसाद की साइबर डिवीजन ने अपने सबसे गुप्त हथियारों में से एक क्वांटम लेयर पेनिट्रेटर QLP को एक्टिवेट किया। यह एक ऐसी तकनीक है जो दुश्मन सर्वर की फ्रीक्वेंसी को खुद उसकी ही भाषा में रेप्लिकेट करके उसमें चुपचाप घुस जाती है। यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलता और उसकी सिस्टम फाइलें अपने आप बदलने लगती हैं। रॉ ने इस मौके का फायदा उठाते हुए पीओके के एक ऐसे डिजिटल टावर को निशाने पर रखा जो चीन की यूनिट के साथ सीधी कनेक्टिविटी में था। केवल 14 सेकंड में उस टावर की 63% फाइलें शैडो फॉर्मेट में बदल दी गईं। यानी पाकिस्तान की आंखें खुली थीं
लेकिन वह अपने ही सिस्टम को पढ़ नहीं पा रहा था। इस बीच चीन को जैसे ही इस बात का अंदेशा हुआ कि उसका नेटवर्क किसी बाहरी ताकत द्वारा भेजा जा रहा है, उसने तुरंत अपनी यूनिट 13 को एक्टिवेट करके पाकिस्तान को निर्देश दिया कि वह एलओसी के पास सर्विलांस बढ़ा दे। लेकिन रॉ और मौसाद के पास यह जानकारी पहले ही पहुंच चुकी थी, क्योंकि इजराइल की SIGIAT टीम ने उस चीनी कमांड की वेव पैटर्न को पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया था। चीन की एक बड़ी गलती यह थी कि वह अपने मिलिट्री नेटवर्क में भी वही वेव फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करता था जिसका उपयोग वह अपने कमर्शियल 5G टावरों में करता है, और यही गलती उसे महंगी पड़ने वाली थी, क्योंकि मौसाद ऐसी वेव सिग्नेचर को पढ़ने का महारथी है। अब भारत ने अपनी तरफ से कूटनीतिक स्तर पर एक खेप तैयार कर ली थी। प्रधानमंत्री कार्यालय को दी गई रिपोर्ट में साफ लिखा था कि यदि आवश्यकता पड़े तो भारत चीन के स्टेल्थ साइबर नेटवर्क पर एक ऐसा डिजिटल स्ट्राइक करेगा जिसमें दुश्मन के सर्वर जलेंगे नहीं, बल्कि खुद को बंद करने लगेंगे, ठीक जैसे एक वायरस शरीर को अंदर से पंगु बना देता है। इसके अलावा भारत ने अपनी पूर्वोत्तर सीमाओं पर अतिरिक्त रडार लगाए, अपनी वायुसेना को अलर्ट 3 मोड पर रखा और नौसेना को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में 2-2 स्ट्राइक ग्रुप तैनात करने का आदेश दे दिया। यह पूरा खेल अब भू राजनीति से आगे निकलकर एक डिजिटल युद्ध में बदल चुका था। चीन और पाकिस्तान ने सोचा था कि वे भारत 3 को एक धमाके के जरिए डरा देंगे, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि भारत अब एक ऐसा देश है जो अपने हर हमले का जवाब एक दर्जा ऊपर और कई गुना तीव्रता के साथ देता है। और इस बार भारत अकेला नहीं था, उसके साथ था इजराइल का वह अनुभव, वह टेक्नोलॉजी और वह आक्रामक इरादा जिसने दुनिया के कई देशों को वर्षों तक डराकर रखा है। चीनी साइबर हब का पर्दाफाश हो चुका था, पाकिस्तान की पोल खुल चुकी थी और अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की दिशा ऐसी बनने वाली थी जिसका अंदाजा शायद भारत के दुश्मनों को सपने में भी नहीं था। भारत अब सिर्फ बदला नहीं लेने वाला था, भारत दुश्मन के सिस्टम, नेटवर्क, ठिकाने और पूरी जड़ को उखाड़ फेंकने की तैयारी में था। दिल्ली पर हुए भीषण हमले के बाद पूरे देश में जिस तरह की बेचैनी, क्रोध और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भारी चिंता फैल गई है, उसका असर अब हर छोटे से बड़े शहर तक महसूस किया जा रहा है। इस हमले के बाद सरकार, सुरक्षा एजेंसियां, सेना, खुफिया विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं, और हर मीटिंग के बाद हालात की गंभीरता और जिम्मेदार देशों या संगठनों की भूमिका को लेकर नए-नए तथ्य सामने आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि भारत जिस प्रकार की शांति और संयम के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिक्रिया दे रहा था, उस शांति को इस हमले ने एक झटके में खत्म कर दिया है। लाल किले के पास हुए धमाके ने न सिर्फ भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है, बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि अब दुश्मन भारत की राजधानी के दिल तक पहुंच चुका है और उसे यह चुनौती देने की हिम्मत मिल चुकी है कि वह देश के किसी भी कोने में दहशत फैला सकता है। ठीक इसी वजह से प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में स्पष्ट कर दिया है कि अब भारत केवल बयानबाजी से काम नहीं चलाएगा, बल्कि इस हमले का जवाब उसी भाषा में देगा जिसे दुश्मन अच्छी तरह समझता है। इस मीटिंग के अंदर मौजूद सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और उन्होंने कहा था कि यह नया भारत है जो वार करने वालों को घर में घुसकर जवाब देता है, और अब वह समय आ गया है जब इस हमले की प्लानिंग करने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि आने वाली कई पीढ़ियां इसे याद रखें। इस बयान के बाद ही रक्षा मंत्रालय, एयरफोर्स और थल सेना के बीच ऑपरेशन प्लानिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह ऑपरेशन क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसका खुलासा भले ही नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक ऑपरेशन हो सकता है जो भारत ने दुश्मन देशों के खिलाफ किया है। उधर पाकिस्तान में भी हलचल मची हुई है। इस हमले के बाद पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार और सेना प्रमुख के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई है, जिसमें यह चर्चा की गई है कि अगर भारत किसी बड़े सैन्य एक्शन की तैयारी कर रहा है तो पाकिस्तान किस तरह की प्रतिक्रिया देगा। लेकिन पाकिस्तान की हालत अंदर से बिल्कुल कमजोर है। आर्थिक संकट,
राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवादी संगठनों का दबदबा इतना ज्यादा है कि वह खुद यह नहीं समझ पा रहा है कि इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकले। इस बीच तालिबान की धमकियों ने पाकिस्तान की नींद और उड़ा दी है। तालिबान ने साफ कहा है कि अगर पाकिस्तान ने उनकी गतिविधियों में दखल दिया या भारत के साथ मिलकर कोई गेम खेलने की कोशिश की तो इसे धार्मिक विश्वासघात माना जाएगा और तालिबान इसकी कीमत पाकिस्तान से वसूल करेगा। तालिबान की यह धमकी पाकिस्तान के लिए किसी काल की तरह है, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ही बीते कई सालों तक तालिबान को खड़ा करने के लिए पैसे, हथियार और ट्रेनिंग दी थी। लेकिन अब वही तालिबान पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है और तीसरी लेयर उन बाहरी देशों की जो भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, सैन्य क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को पसंद नहीं करते। रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि इस हमले में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक कोई सामान्य RDX या PATN नहीं था, बल्कि एक हाई ग्रेड मिलिट्री क्लास विस्फोटक था जिसे आमतौर पर देशों की सेना इस्तेमाल करती है। यह बात साफ संकेत देती है कि इस हमले को अंजाम देने वाले सिर्फ आतंकी नहीं थे, उनके पीछे किसी देश की खुफिया एजेंसी और उसके संसाधन मौजूद थे। यहीं से भारत का गुस्सा कई गुना बढ़ चुका है और सरकार ने साफ कहा है कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला है, जिसका जवाब अब रणनीतिक और युद्ध स्तर पर दिया जाएगा। इसी बीच ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है और कुछ यूनिट्स को पश्चिमी सीमाओं और उत्तरी सेक्टर की ओर मूव कर दिया गया है। इसके साथ ही स्पेशल फोर्सेस की 2 यूनिटों, घातक शाखा और पैरास्पेशल 10 को भी तैयार रहने का आदेश दे दिया गया है। उधर वायुसेना ने भी अपनी मीटिंग में स्पष्ट 10 को भी तैयार रहने का आदेश दे दिया गया है। उधर वायुसेना ने भी अपनी मीटिंग में स्पष्ट कर दिया कि किसी भी आकस्मिक प्रतिक्रिया के लिए सुखोई 30, MKI, राफेल स्क्वाड्रन और मिराज 2000 तैयार रखे गए हैं। यह तैयारियां देखकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान की संसद की इमरजेंसी मीटिंग में सेना प्रमुख ने बताया कि भारत किसी बड़े सैन्य एक्शन की तैयारी में है, इसलिए सीमाओं पर पूरी सतर्कता बढ़ा दी जाए। लेकिन पाकिस्तान की समस्या यह है कि उसके पास न आर्थिक शक्ति बची है, न सैन्य तैयारियों की वह क्षमता जो भारत के किसी बड़े जवाब को झेल सके। IMF के कर्ज में डूबा पाकिस्तान हर सप्ताह अपने रिजर्व खत्म होते देख रहा है और उसके अंदर से ही तालिबान, TTP और अन्य गुट उसके विरुद्ध बगावत कर रहे हैं। ऐसे में भारत के एक छोटे से जवाब का भी असर पाकिस्तान पर भूकंप की तरह पड़ सकता है। इसी बीच तालिबान ने जो नया बयान दिया है, उसने पाकिस्तान को और संकट में डाल दिया है। तालिबान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किसी भी तरह का सैन्य समर्थन या सीमा इस्तेमाल होने दी तो तालिबान पाकिस्तान पर हमला करेगा। यह चेतावनी पाकिस्तान के लिए किसी परमाणु धमकी से कम नहीं है, क्योंकि अफगान सीमा पर पाक सेना पहले ही कमजोर हो चुकी है। उधर चीन भी इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है। चीन नहीं चाहता कि भारत किसी बड़े सैन्य एक्शन में सफल हो, क्योंकि इससे दक्षिण एशिया में भारत का दबदबा और बढ़ेगा। लेकिन चीन की समस्या यह है कि वह खुलकर पाकिस्तान की मदद